विषय पर जो सर्टिफिकेट कोर्स आप सभी के लाभ के लिए चलाया जा रहा है विद्यार्थियों के लिए, उसमें हमारे आज के दिनांक के मुख्य वक्ता डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सभी तालियों से उनका स्वागत करेंगे और आज की हमारी प्राचार्य डॉक्टर गोपा जैन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। ये जो है शुभारंभ कार्यक्रम है, आज से इस कोर्स का शुभारंभ हो रहा है। तो हम हमारी आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष और प्राचार्य मैडम डॉक्टर गोपा जैन का भी तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हमारे हिंदी विभाग की वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर रंजना मिश्रा मैडम भी हमारे बीच उपस्थित हैं। वो इस कार्यक्रम की संयोजक हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे तालियों के साथ। और हमारे बीच में डॉक्टर सरोज गुप्ता मैडम जो कार्यक्रम की समन्वयक हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करेंगे तालियों के साथ। और एक और सुखद संयोग ये है कि हमारे मुख्य वक्ता के साथ में उनकी सहभागिनी भी आई हुई है और पुत्रवधू है। जी मैं क्षमा चाहता हूँ, पुत्रवधू भी आई है उनके साथ में, तो उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और हम एक जोश के साथ में रहें और हम अपने लिए भी एक बार तालियां बजाएंगे और जोश। और अब मैं माननीय अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वो दीप प्रज्वल कर मां सरस्वती के चरणों में वंदन करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। स्वागत और पुष्प और दीप प्रज्वलन के पश्चात मैं हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी के बारे में संक्षिप्त में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं आदरणीय डॉक्टर सरोज गुप्ता मैडम को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ कि वो अतिथियों के स्वागत में 2 शब्द कहें और आदरणीय सर का एक संक्षिप्त परिचय हम लोगों के बीच में प्रस्तुत करें। सादर आज अत्यंत हर्ष व प्रसन्नता का विषय है कि हमारे हिंदी विभाग में वैल्यू एडेड सर्टिफिकेट कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये प्रावधान किया गया है कि विभिन्न संकायों के विद्यार्थी प्रायः जैसे कला संकाय का विद्यार्थी साइंस पढ़ सकता है, साइंस संकाय का विद्यार्थी
संगीत की शिक्षा भी ले सकता है। इसी के तहत ये सर्टिफिकेट कोर्स आयोजित किए जा रहे हैं। आज हमारे महाविद्यालय में सारस्वत वक्ता के रूप में परम श्रद्धेय डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी उपस्थित हैं। आपको अभी अभी कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी विद्या निवास मिश्र जी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी दुबे के बारे में हम क्या कहें। आपका एक अभिनंदन ग्रंथ 2019 में अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रकाशित हुआ है। आपके ऊपर कम से कम 10 विद्यार्थी शोध कार्य कर चुके हैं पूरे भारतवर्ष से। आपके कई गीत संग्रह हैं, कविता संग्रह हैं, उपन्यास हैं और निबंध संग्रह। काल मृगिया मैंने पढ़ा, अद्भुत, मतलब जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी विद्या निवास मिश्र जी का नाम लिया है। आप हम सब के लिए इतना त्याग और तपस्या कर रहे हैं कि आज अस्वस्थता के क्षणों में भी हमारे बीच उपस्थित हैं। और आज ही नहीं, हमारे महाविद्यालय में जब जब कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हुआ है, सर ने हमेशा हमको आशीर्वाद दिया है। हम अधिक समय न लेते हुए सर का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर गोपा जैन जी भी परिचय की मोहताज नहीं है। सागर नगर के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कांति कुमार जैन जी की आप सुपुत्री हैं, साहित्यिक परिवेश में पली बड़ी हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे महाविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर रंजना मिश्रा जी कई वर्षों से इसी महाविद्यालय में अध्ययन अध्यापन कर रही हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ में हताश से आई मिसेस दुबे का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे सहयोगी डॉक्टर राणा कुंजर, डॉक्टर वसुंधरा गुप्ता, डॉक्टर सबीहा मैडम का भी हिंदी विभाग में निरंतर सहयोग मिलता रहता है। छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, सब कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। और हमें आज खुशी है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे विषय को लेकर के विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में मैं सर को बताना चाहती हूँ कि करीब 57 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और ये विद्यार्थी प्रतिदिन आकर के और इस ज्ञान परंपरा से लाभान्वित होंगे, तभी इन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये हमारी पहली शर्त अटेंडेंस होगी। तो आज के कार्यक्रम में हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और छात्र छात्राओं सभी का अभिनंदन है। और अधिक समय न लेते हुए मैं बड़े ही सम्मान के साथ हमारे परम गुरुवर परम श्रद्धेय डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि हमारे विद्यार्थी लाभान्वित हों आपके ज्ञान से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में यहाँ मंच पर समुपस्थित महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर गोपा जी, हिंदी विभाग की वरिष्ठ प्रोफेसर कुमार जी, सरोज गुप्ता जी, रंजना जी, भाई राणा जी, आप सभी प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ये जो नई शिक्षा नीति आपकी आई है, इस नई शिक्षा नीति के तहत कुछ विशेष बिंदु आए हैं। उन बिंदुओं के अंतराल में ही ये इस तरह की संगोष्ठियाँ आयोजित की जा रही हैं और इन संगोष्ठियों से आप लाभान्वित हों,
महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों और प्राचार्य की यही आकांक्षा है। भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में हमारे ऋषियों ने कहा है, एतद्देश प्रसूतस्यो सका सादाग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्यां सर्वमानवाय। इसका अर्थ ये है कि इस देश में अनेक ऐसे मनीषी विद्वान राज्य जन्म लेने वाले रहे हैं, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी के लोगों को, संपूर्ण पृथ्वी के देशों को अपने चरित्र और अपने जीवन की शिक्षा दी है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारा देश सभ्यताओं के विकास के क्रम में और संस्कृति के परिसर में एक व्यापक भूमिका अनादिकाल से प्रस्तुत करता रहा है। आप जानते हैं कि जो वाङ्मय है, उस वाङ्मय में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ अगर कोई मिलता है तो वह ऋग्वेद है। संसार का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ अगर कोई है तो वह ऋग्वेद है। और कभी आपको मौका मिले, अवसर मिले, तो ऋग्वेद को आप उसके रूपांतरण को, अपनी भाषा के रूपांतरण को पढ़िए। आपको पता चलेगा कि वह केवल प्रकृति की विभिन्न अधिष्ठाओं की प्रार्थना भर नहीं है, उसमें ज्ञान की अनेक शाखाओं पर भी विचार किया गया है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि हमारे जीवन में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं अपने कर्म कौशल के आधार पर। फिर जो वेदों की और रचनाएं हुई हैं, उनमें तो एक तरह से व्यवहारिक जीवन के उन सारे पक्षों को प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया था, जिन पक्षों को हम अपने कलात्मक, अपने व्यावसायिक, अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत अनिवार्य मानते। इस तरह से ज्ञान की परंपरा का अगर हम निदर्शन करना चाहें तो ये मान के चलिए कि वेद एक ऐसी पृष्ठभूमि है जहाँ से हम गणित, दर्शन, व्याकरण, कला कौशल आदि सब का अध्ययन उनके माध्यम से कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे देश में जो ज्ञान की परंपरा थी, उस ज्ञान की परंपरा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक परंपरा है, एक भाग है उस परंपरा का जो कौशल से जुड़ा हुआ है, दूसरा भाग है जो हमारी अंतस चेतना से जुड़ा हुआ है। पश्चिम में कहा गया है कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति, ताकत। लेकिन हमारे यहाँ ये कहा गया है कि नॉलेज इज एनलाइटनमेंट, इट इज रिलेटेड विथ इंट्यूशन। अर्थात ज्ञान हमारे आध्यात्मिक स्तरों पर हमारी आत्म चेतना से जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए, ज्ञान की दो प्रवृत्तियां, एक तो बाह्य जीवन की तरफ ज्ञान का विकास, दूसरा आंतरिक जीवन की तरफ ज्ञान का विकास। आंतरिक जीवन से तात्पर्य है हम सब उस विश्व चेतना के जो केंद्र पुरुष हैं, जिसे हम ब्रह्म कह सकते हैं, वाट कह सकते, कुछ कह सकते हैं, जो केंद्रीय सत्ता है इस समूह, ब्रह्मांड समूहों की संरचना के रूप में, उस केंद्रीय सत्ता के ही हम एक अंश हैं। उस बहुत व्यापक चित्त के ही हम चिति हैं। इस रूप में अगर आप देखें तो आपके शरीर में जो कुछ अंतर्निहित है वह समूचे ब्रह्मांड में भी अंतर्निहित है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारे पिंड में जैसा है, पिंड माने शरीर, पंजाबी में शरीर को पिंड ही कहते हैं।
पिंड में जो है वो बाहर भी है। तो ये ज्ञान की यात्रा भारतीय दर्शन में अंतर यात्रा भी है और ज्ञान की यात्रा भारतीय दर्शन में बाह्य यात्रा भी है। ये समझिए कि ज्ञान के लिए हमने शक्ति नहीं माना, ज्ञान को हमने कौशल में और अपने आध्यात्मिक चेतना में अनुभव किया है। क्योंकि नहीं तो कहा जाता है कि विद्या विवादाय धनम मदाय और शक्ति परेशान कर पीड़नाय। विद्या जो ज्ञान का ही एक रूप है, अगर उससे हम दूसरे को पीड़ित करने लगे तो उसका कोई अर्थ नहीं। विद्या विवादाय धनम मदाय, धन प्राप्ति से धनिक बनने के बाद हम मद से ग्रस्त हो गए, अभिमान से ग्रस्त हो गए और उसे लोगों में बांटा नहीं, तो उसका कोई अर्थ नहीं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय, और शक्ति का इस्तेमाल, ताकत का इस्तेमाल हम दूसरों को पीड़ित करने में करने लगे तो उसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए तीनों का अगर सही सार्थक विनिवेश करना है, सार्थक विनिमय करना है तीनों का, तो उसके लिए है ज्ञानाय दानाय तो रक्षणाय। विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और ताकत रक्षण के लिए। इन तीनों रास्तों पर अगर हम अपने ज्ञान का, अपने धन का, अपनी ताकत का, भले ही वो शारीरिक ताकत ही क्यों ना हो, उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए जो यहाँ अर्जन किया जाता है, जिस कौशल को, जिस ज्ञान को आप अपने शिक्षा मंदिरों में ग्रहण करते हैं, उसे समाज को देने के निमित्त सदैव तत्पर रहे। ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा है। इस रूप में कहा है कि पहले तो ऐसे महाविद्यालय, ऐसे विद्यालय हुआ नहीं करते थे, जंगलों में होते थे, अरण्यों में होते थे, जंगलों में शिक्षा केंद्र थे, अरण्यों में शिक्षा केंद्र थे। अरण्य के अंतर्गत आचार्य रहते थे, उनके साथ उनके छात्र रहते थे। वो छात्र कर्म कौशल की भी शिक्षा लेते थे और छात्र अपने आंतरिक ज्ञान की ज्योति शिखा को प्रज्वलित करने की भी शिक्षा लेते थे। तो उन गुरुओं के साथ रहने वाले छात्रों को न केवल बुद्धि की दृष्टि से, बल्कि उनको अपने कौशल की दृष्टि से भी पारंगत बनाया जाता था। और जब वहाँ की शिक्षा पूर्ण होती थी तो उस समय जो तरह का उत्सव मनाया जाता था, जो दीक्षांत समारोह जिसे आज कहते हैं, उस समय जो दीक्षांत परावर्तन समारोह मनाया जाता था, दीक्षांत समारोह मनाया जाता था, उस दीक्षांत समारोह में आचार्य उनके ऊपर जल छिड़कता था। आप स्नातक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं ना, स्नातक का अर्थ जानते हो आप क्या होता है? स्नातक माने, स्नातक का अर्थ BA, BSc, BCom आदि कर लेना तो होता है, लेकिन स्नातक को आप जोड़िए उस परंपरा से। स्नातक का जो संदर्भ है वो स्नान से है। स्नातक शब्द किससे बना है? स्नान से बना हुआ है, स्नान करने से बना हुआ है। जब आप स्नान कर लेते हैं तब आप क्या बनते हैं? स्नातक बनते हैं। जब वो गुरु आचार्य अपने शिष्यों पर जल छेड़ता था, छोड़ता था, जल सिंचित करता था उनके ऊपर और कहता जाता था आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। फिर कहता था यानी यस्मानि कर्माणि तानि तानि सेवितानि। ये महत्वपूर्ण पद है अपने ज्ञान की शाखा का। वो उनको जल भी छिड़कता था और कहता था जब तुम अब जाओगे गृहस्थ आश्रम में, अपने घर जाओगे, लौट करके परावर्तन करोगे, तब
आ जाओ आ जाओ। यहाँ पीछे वाली लाइन पर। वेट कैसे होगा तुम लोग? 12:30 आ जाओ। अरे आगे बैठ जाओ, खाली हो। तो वो जल छिड़कता जाता था और कहता जाता था कि माता को देवता समझने वाले बनो, पिता को देवता समझने वाले बनो, आचार्य को गुरु को देवता समझने वाले। और जो यहाँ कर्म कौशल आपको सिखाया गया है, उस कर्म कौशल को निरंतर संपादित करते जाना, इसमें आलस्य नहीं करना। दो बातें कही इसमें। एक तो आपको देवता किसे मानना है, दूसरा ये कि जो यहाँ ज्ञान सिखाया गया है उसको बिना आलस्य किए जीवन में पूर्ण करना है। स्नातक का अर्थ मैं बता रहा था कि वो जब छिड़क जाता था जब पढ़े लिखे बच्चे के ऊपर, तब वो स्नातक बनता था, तब स्नातक कहलाता था। देखिए, पानी से आदमी नहाता है, जल से आदमी नहाता है तो शरीर स्वच्छ होता है। और जब श्रम करते हो आप, और श्रम से जब शरीर पर पसीना आता है और पसीने से जब आप नहाते हो तो आपका मन पवित्र होता है। क्यों? देखिए, जल से नहाने में शरीर स्वच्छ हुआ और श्रम से आए पसीने से नहाने में मन स्वच्छ हुआ, और जब आप ज्ञान से नहा जाते हो तब आपकी आत्मा पवित्र होती है। जब आप ज्ञान के जल से नहा लेते हैं तब आपकी आत्मा पवित्र होती है। इसलिए ये जो शिक्षा केंद्र हैं, ये शिक्षा केंद्र आपको बताते हैं कि आप केवल शरीर से ही स्वच्छ न रहें, मन को एकाग्रित भी करना सीखें। मन को जब आप एकाग्रित कर लेंगे तब आपका तब आपका मन स्वच्छ बनेगा, पवित्र बनेगा। और जो यहाँ गुरुजनों ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को जब आप अपने जीवन में प्रकाशित करेंगे, अपने जीवन में उसे जब लाएंगे और समाज को वितरित करेंगे, तब आपकी आत्मा पवित्र होगी। इसलिए कहा गया है, नहीं ज्ञाने सदृशम पवित्र में विद्यते। यहाँ ज्ञान के समान और कोई पवित्र चीज नहीं। ज्ञान ही सबसे पवित्र क्यों माना गया? इसलिए माना गया कि आप चाहे लौकिक ज्ञान लो, चाहे पारलौकिक ज्ञान लो, दोनों लोक ज्ञानों में आप अपने को उस परम पिता परमेश्वर के प्रति समर्पित करते हो। जैसे हमने सीखा कौशल, कौशल किससे आया? ज्ञान के माध्यम से ही आया, वह भी एक ज्ञान है। उस कौशल में जब हम रम जाते हैं, हमारे शरीर से पसीना बहता है और हम सारे विश्व के संदर्भों को भूल जाते हैं, तब मानो हम परमात्मा की शरण में पहुंचते, परमात्मा में ही हो जाते हैं विलीन। ये जो धारणा है, ये धारणा व्यक्त करती है कि आप अपने कर्म कौशल को ही एकमात्र अपनी आराधना बनाइए। अगर आपने उस कर्म कौशल को आराधना नहीं बनाया तो आप लाख करिए, आप ईश्वर के समक्ष नहीं जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग की परिभाषा को थोड़ा सा बदल दिया। अगर आप पतंजलि के योग शास्त्र को पढ़ेंगे तो उसमें एक परिभाषा है पतंजलि के योग में कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा है। अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, अर्थात चित्त वृत्तियों पर अंकुश लगाना, चित्त वृत्तियों को अपने द्वारा वश में कर लेना ही योग है। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण ने कहा योगः कर्मसु कौशलम। आप जब अपने कर्म को कौशल पूर्वक संपादित करते हैं, कर रहे हैं, तब आप योग कर रहे हैं। मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप जब पढ़ रहे होते हैं तब आप योग कर रहे होते हैं। आपका मन
अगर निश्चित रूप से एक बिंदु पर कीलित है तो एक बार पढ़ोगे और आपको याद हो जाएगा। हम तो जब विद्यार्थियों को पढ़ाते थे तो कहा करते थे कि आप तुम लोग यहाँ बैठे हुए जरूर हो, लेकिन इन खिड़कियों से तुम्हारा मन भाग रहा है। यहाँ न तुम हमें सुन रहे हो, न किताब को देख रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ की यात्राएं तुम्हारा मन कर रहा है। अगर इस तरह से यात्राएं करता रहा मन, तो कर्म का कौशल अभिव्यक्त नहीं हो सकता। एक बढ़ाई है, बढ़ाई जब अपनी वसूला, अपनी कुल्हाड़ी, अपनी छेनी, अपनी कोई भी औजार लेकर के बैठता है और काम करता है, तब उसके सामने केवल लकड़ी और लकड़ी से निष्पन्न होने वाली वो कलाकृति जिसको बना रहा वही रहती है। अन्यथा अगर मन इधर उधर भागेगा तो उसके तो हाथ पांव टूट जाएंगे, छिल जाएंगे, कट जाएंगे, कहीं ना कहीं उसका हाथ लग जाएगा, हथौड़ा लग जाएगा, कहीं बंदा लग जाएगा, कहीं निहानी लग जाएगी। ये सब लगने से क्या होगा कि वो न कृति बन पाएगी और न उसका जीवन सुरक्षित रह पाएगा। तो पहला तो ये है कि आप जिस कर्म से जुड़े हुए हैं उस कर्म के कौशल को आप प्रदर्शित भी करेंगे और मन को केंद्रित करके प्रदर्शित करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा में देखिए आप, मैं सोच रहा था कि भारतीय ज्ञान परंपरा में कैसे विभिन्न कर्मों को संपादित करने की योजनाएं बनाई गई। आपने पढ़ा होगा, तो शास्त्रों में भी पढ़ा होगा, समाज शास्त्र में भी पढ़ा होगा और दूसरे विज्ञान के क्षेत्रों में भी, कि मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ किया और जंगलों में आग लगा करके पहले जंगल समाप्त करता था, फिर वो वहाँ खेत बना करके खेती करता था। लेकिन इसके पहले वो वनचारी था, हिंसक था, पशुओं को मारता था। लोहा और तांबा जैसी धातुओं के लिए उसने अन्वेषण कर लिया था। लोहे से शिकार करना उसने शुरू किया, लेकिन जैसे ही खेती करना उसने शुरू किया तो लोहे के बाण का जो नुकीलापन था वो उसने झुका दिया, झुका करके उसने हल बना दिया उसका। ये क्या था? ये झुकाने की जो प्रक्रिया थी, ये भारतीय दर्शन से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। इस रूप में प्रक्रिया है कि पहले हिंसा के लिए सीधे तीर की नोक की जरूरत थी, लेकिन जब हमने खेती करना शुरू किया तो उस तीर की नोक को हल बनाकर हमने धरती को पूर्णना शुरू किया। धरती में हमने विदीर्ण करके उसमें फसल उगाना शुरू किया और यहीं से कृषि कार्य के लिए मनुष्य तैयार हुआ। कृषि को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या है? कल्चर। और कल्चर माने संस्कृति। सम्यक रूप से आदमी ने संस्कृति का अध्ययन, संस्कृति का रूपांतरण, संस्कृति का अनुभव कृषि समाज सभ्यता से प्रारंभ किया। इसलिए कृषि में और संस्कृति में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जब कहा कि संस्कृति क्या है, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं की खेती अपने चित्त के खेत पर करते हैं तब संस्कृति बनती है। कितनी सरल और सहज बात उन्होंने कह दी कि हमारा चित्त ही खेत है और इस पर जब विचार और भावनाओं की खेती करना हम शुरू करते हैं तो संस्कृति बनने लगती है। ये हल की नोक से शुरू हुआ। हल दिया, पहले विश्व को खेती करने का संदेश किसने दिया? भारत ने दिया। ये खेती करने का संदेश, और उस समय जो फसलें पैदा होती थी वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में निकली। अभी जो कोदव था, कोदव जानते हो? गांव के लोग जानते होंगे कोदव, कुटकी, ये जो फसलें थी, इन फसलों को वो मिट्टी के घड़े में बंद करके रखते थे। और अगर कोदों को आप बंद करके रख दो तो हजारों वर्ष तक वो उसी रूप में रखा रहेगा। 4-5 हजार वर्ष तक रखा हुआ कोदों उसमें से निकला। तो ये देखिए कि फसलों का चयन हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ। यही चावल की खेती पहले बार हुई
और उसको अक्षत कहा गया। अक्षत का मतलब क्या होता है? जो अक्षत, जो टूटता नहीं है, जो खत्म नहीं होता, वो चावल है अपने यहाँ। उस चावल की खेती हुई, गेहूं की खेती हुई। और कृषि कर्म में देखिए हमारे ज्ञान की परंपरा कितनी बड़ी थी कि हमने खेती करने के औजारों में अपना कौशल और अपना ज्ञान लगाया। कैसे लगाया? अगर खेत जोत दिया और उसे बोना है उसमें अन्न, तो पहले तो आदमी जोतने के बाद ऐसे हाथ से ही बोता होगा, हाथ से बीज डालता होगा। कल्पना कर लीजिए आप, कैसे डालता था? हाथ से डालता था वो बीज। अब उसने अपने कौशल में वृद्धि की, ज्ञान को बढ़ाया, और ज्ञान बढ़ाने के बाद उसने एक नई व्यवस्था हल के साथ कर दी। कौन सी व्यवस्था की हल के साथ? हल तो देखा होगा आप लोगों ने। हल के साथ एक नलिका, बांस की नलिका लगा दी। उस बांस की नलिका के ऊपर एक चुंगी लगा दी और उस नलिका में उस चुंगी को ऊपर रखा और नलिका का जो निचला हिस्सा है उसको ऐसा बनाया कि एक एक दाना उसमें से गिरता जा रहा है। अब हल हाँका जा रहा है, हल हाँकने वाला लगा हुआ है, एक आदमी उसके साथ ढुलिया टांगे हुए। ढुलिया जानते हो? ऐसा एक पात्र होता है, उसमें बीज भरा रहता है। उस बीज को उसमें चाड़ी कहलाती है, वो जो वो थी, उसमें चाड़ी में उसने एक एक बीज डालना शुरू किया और वो बीज नीचे वो जो नलिका लगी हुई है उससे एक एक बीज गिरना शुरू हुआ। इधर हल चल रहा है, कूड़ बन रहा है खेत में, और वो उस कूड़ के भीतर वो नलिका एक एक बीज डालती चली जा रही। ये कौशल कहाँ से आया? ये ज्ञान कहाँ से आया? ये ज्ञान भारतीय परंपरा का ज्ञान है। देखिए, ये केवल खेती नहीं है, खेती के माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप कृषि के औजारों के साथ देखोगे तो इस तरह से आपको ये ज्ञान की परंपरा आपको विकासमान रूप में भारतीय संदर्भ में दिखेगी। और मुझे लगता है कि बाद के विज्ञान ने इसी टेक्निक को ग्रहण किया। हम लोग जब आपकी उम्र के थे तब हमारे गांव में टिफन आ चुकी थी। टिफन लोहे का बना होता था, उसमें एक ही चाड़ी रहती थी और तीन उसमें हल बने रहते थे। तीन उसमें नीचे तीन ठो उसमें हल बने रहते थे। माने जुतने के तीन कूड़ निकलते थे और तीनों कूड़ों में एक साथ बोहनी होती रहती थी, अनाज जाता रहता था। तो विकास हुआ, लेकिन ये विकास किस रूप में हमने मान लिया? विज्ञान के रूप में माना कि ये बाहर से ये विकास हुआ, लेकिन अपने भारतीय दर्शन में तो मूल रूप से उसका विकास हो चुका था। ये तो उसी को विकसित करना हो गया। फिर बाद में आपने अभी आप देख रहे कि ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर से 10-10, 12-12 कूड़ निकलते हैं और 10-10, 12-12 प्रकार की बोनी खेत में होती है। माने श्रम और समय, इन दोनों की बचत के लिए इस तरह से ये किया गया, इस तरह के प्रयोग किए गए। ये प्रयोग केवल कृषि कार्य में नहीं, जीवन के समस्त जो उपयोगी ज्ञान के जो क्षेत्र थे उनमें ये प्रयोग किए गए। लेकिन हमने हर क्षेत्र में, आप लोहे के क्षेत्र में देखिए, हमने तो लोहे की ज्ञान की परंपरा को इतना विकसित किया कि चक्र हमारे यहाँ शुरू हुआ। हमारे यहाँ जो वो घूमने वाला चक्का है रस्सी डाल करके, घिरनी का हमने आविष्कार किया। यहाँ तक कि हमने हवाई जहाज भी बना लिया था। लेकिन वो तो क्या हुआ कि हमारा समय जो आया वो थोड़ा अंधकार वाला आ गया और हम उसको आगे दुनिया तक नहीं ले जा पाए। लेकिन हमारे भारतीय ज्ञान ने इन सब चीज़ों को अपने ढंग से शुरू कर दिया था। कुआं बना, कुआं में घिरनी डाली गई,
गिरनी से जल को निकाला गया लेज डाल करके। ये सब हमने जो रथ की कल्पना की है, उस कल्पना को देखिए। उस कल्पना में भी आप बड़ा आनंद ले सकते हैं कि पहले तो स्लेज जैसी गाड़ी बना दी गई जिसमें चक्का नहीं था, लेकिन जब चक्र ज्ञान के ऊर्जा के माध्यम से जब मनुष्य चक्र से परिचित हुआ तो उसका एक चक्रीय रथ बनाया गया। 2 चक्र वाला रथ नहीं था। कैसा था? एक चक्र पर ही पूरा रथ। और अगर इसको आप प्रतीक रूप में देखना चाहो तो सूर्य का रथ एक चक्रीय रथ, सूर्य का सारथी लंगड़ा है जिसे अरुण कहा जाता है। एक चक्के के रथ पर सूर्य सवार है और सूर्य का सारथी भी कैसा है? लंगड़ा है, एक पांव से रहित, लेकिन सूर्य चलता रहता है। अब ये कल्पना अभी की नहीं है, ये कल्पना प्राग काल की है, माने बहुत पहले की कल्पना है। ये नहीं कि सूर्य के रथ को हमने अभी कह दिया कि एक चक्र का है। जब रथ एक चक्र पर हमने चलाना शुरू किया होगा तब ये कल्पना हमारे मन में आई होगी। इसके बाद द्विचक्रीय रथ बने, 2 चक्कों वाले रथों का निर्माण। और हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में इन द्विचक्रीय और एक चक्रीय वाहनों का उल्लेख है। मन को, यजुर्वेद में मन को कहा गया है कि मन एक रथ है जो 10 अश्वों की बलगाओं से संधारित होता है। 10 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों की बलगाओं से संधारित होता है ये शरीर, ये रथ। ये रथ की कल्पना पहली बार आपको वेद में मिलती है और इसका अर्थ ये है कि उस समय तक रथ का आविष्कार हमारे देश में हो चुका, रथ आ चुका, बुलक कार्ट आ चुकी थी, बैलगाड़ी आ चुकी थी। बैलगाड़ी का हमने रूपायन कर लिया था। ये ज्ञान की, देखिए इस तरह से गतिवान होने की परंपरा, गतिशील होने की परंपरा हमारे देश में बराबर ज्ञान के क्षेत्र में रही है। और ये परंपरा का वितरण हमने दूसरे देशों में किया। इसलिए मैंने शुरू में कहा था ये सब देश स्वयं सर्वमानव। हमने बर्तनों में उनको अलंकृत करने में महारत हासिल कर लिया। हमने केवल वस्तुओं को उपयोगी नहीं बनाया है, हमने उनको कलात्मक बनाना भी सीखा है। आप पुराने घरों में जाइए, उनकी दीवारों पर चित्रांकन है। आप जाइए चौखट देखिए, वहाँ के किवाड़ देखिए लकड़ी के, उनके ऊपर डिजाइन निकाली गई है। अर्थात हम मानसिक सौंदर्य की दृष्टि से भी संपन्न रहे हैं और उस कला को भी हमने एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार किया है। इस रूप में चाहे लोहे हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे कुछ और अन्य माध्यम क्यों ना हो, जो हमारे जीवन के लिए उपकरण बनाने वाली चेतना है, उस ज्ञान को हमने अर्जित किया। लेकिन इस ज्ञान को हमने एक परंपरागत रूप दिया। ऐसा नहीं था कि आप भी लोहे का काम कर लो, आप भी लोहे का काम कर लो, आप भी लोहे का काम कर लो, ऐसा नहीं था। हमने एक वर्ग विशेष उसके लिए उत्पन्न किया ताकि वह जो उसकी संतान हो, उसका पुत्र हो, उसकी आगे की संतान हो, वो कला, वो कौशल हस्तांतरित होता है, ट्रांसफर होता रहे। ये जो ट्रांसफर करने की योजना थी, इसके पीछे बहुत बड़ी गहरी धारणा ये थी कि उनके डीएनए में वो समाहित होती जाए थी। अगर लगातार कई पीढ़ियों तक वो काम चलता रहे तो वो डीएनए में पहुंच जाता है, और डीएनए में जब काम पहुंच जाता है तो बहुत सुलभता से, बहुत सहजता से वो आदमी उसको सीख लेता है। उसे फिर कहीं स्कूल में, कहीं महाविद्यालय में कहीं नहीं जाना पड़ता। पढ़ाई का लड़का पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से सीख जाता है। मान लीजिए जो वेद पाठी हैं, जिन परंपरा में वेद पाठ चलता रहा है, वहाँ के लोगों से श्लोक का उच्चारण सुनिए और दूसरे लोगों से श्लोक का उच्चारण सुनिए, दोनों में आपको फर्क लगने लगेगा।
तो ज्ञान को हम लोगों ने परंपरित रूप से इसलिए बनाया था कि हम उसका स्किल प्राप्त कर सकें, उसका जो उच्चतम रूप है उसको हम प्राप्त कर सकें। इसलिए यहाँ लोहार, यहाँ बढ़ई, यहाँ ताम्रकार, यहाँ सुनार, ये सब जातियाँ यूँ ही नहीं थी, ये सब कर्म कौशल से जुड़ी हुई थी। हमने जिनको जो काम सौंपा था वो काम वो लोग कर रहे थे और उसमें निरंतर नया अन्वेषित कर रहे थे, क्योंकि ज्ञान आपको कहीं रुकने नहीं देता। ज्ञान की एक बहुत बड़ी जो शक्ति है वो ये है कि आप इसमें थम न मान लें कि बस इतना ही है जो कुछ है, नहीं, ज्ञान आपको निरंतर आगे बढ़ाता रहता है। इसलिए विज्ञान में ये कहा गया है कि विज्ञान का अंतिम सत्य कुछ नहीं। कुछ होता है क्या विज्ञान का अंतिम सत्य? नहीं होता। कभी न्यूटन के सिद्धांत भी धराशायी हो सकते हैं, कभी डार्विन की थ्योरी भी धराशायी हो सकती है, क्योंकि विज्ञान ये कहता है कि हम जहां तक गए वहां तक का मार्ग हम बता सकते हैं। विज्ञान जहां तक गया वहां तक का मार्ग बता देगा, लेकिन उसके आगे का मार्ग नहीं बता सकता। जब थोड़ा आगे पहुंचेंगे तब फिर वो आगे का मार्ग बताएगा। लेकिन ज्ञान आपको ऊर्ध्वमुखी बनाता रहता है, ऊर्ध्व करता रहता है। आपके पास ज्ञान एक बार प्रज्वलित हो गया फिर आप रोकोगे नहीं। इसे अन्वेषण कहा जाता है। इसे ये क्या कहा जाता है? अन्वेषण कहा, इन्वेंशन। ये क्या है? इन्वेंशन है। आप इन्वेंशन करते चले जाओगे और विश्व इसी इन्वेंशन वाली ज्ञानात्मक क्रिया का परिणाम है जो हम यहाँ तक पहुँचे। जो भी आप आज देख रहे हो वो उस ज्ञान की ऊर्जा का ही अन्वेषण है, जिस ज्ञान से हम अपने भारतीय संदर्भों में भी आगे बढ़े जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है आज हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को भुला बैठे। आपके सामने वो सारी चीजें नहीं हैं जो चीजें हमने आपको बताई। अब आप चाहें तो आप हल भी नहीं बता सकते। हम पूछने लगे आपसे कि बैलगाड़ी में कौन कौन से अंग होते, तो बता पाएगा कोई छात्र? जब बैलगाड़ी ही देखी नहीं आपने तो क्या बता पाओगे? जुआरी क्या है, शकील क्या होती है, ये कुछ नहीं बता पाओगे आप। परगज क्या है, नहीं बता पाओगे, देखा ही नहीं है तो नाम नहीं पता है। देखो क्या होता है, जब कोई वस्तु विलोपित होती है तो उस वस्तु के साथ कुछ शब्द भी विलोपित होते जाते हैं। इस ढंग जब कोई वस्तु आपके सामने नहीं रहेगी तो उससे जुड़े हुए शब्द भी समाप्त होते जाएंगे। तो इस रूप में हमारी वस्तु में ही नहीं जा रही, हमारा भाषा का कोश भी कम हो गया। हम अपनी प्राचीन शब्दावली से भी अपरिचित होते जा रहे हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में लौटने की भी चेष्टा होना चाहिए और ये होना चाहिए कि हमारी ज्ञान परंपरा कितनी समृद्ध थी, केवल वस्तुओं में नहीं। आप आयुर्वेद में देख लो, आयुर्वेद देखो, आप जड़ी बूटियों में देखो, जो चिकित्सा पद्धतियां अपने यहाँ थी उन चिकित्सा पद्धतियों में हम बहुत आगे थे। हमने जड़ी बूटियों का आविष्कार किया। हमने कहा तो ये जाता है जो बहुत बड़े चिकित्सक थे अपने देश के, उन्होंने हर पेड़ पौधे की, हर पत्ती की जानकारी, उसके गुण क्या हैं, उसके धर्म क्या हैं, वो किस तरह की बीमारी में उपयोग में लाई जा सकती। उस समय देखिए आप, जब कोई यंत्र नहीं थे, जब यंत्रों का सहारा नहीं लिया जा सकता था, तब चाक ने ये बता दिया था कि इस वनस्पति में ये है, इस वनस्पति में ये है, और हजारों वनस्पतियों, लाखों वनस्पतियों की पहचान उन्होंने इस रूप में दे दी थी। कहा तो ये जाता है कि उनने अपने आंतरिक ज्ञान को इतना बढ़ा दिया था, जिसे हमने इंट्यूएशन या एनलाइटमेंट कहा था, कि जब वो किसी पौधे के पास जाते थे
तो वो पौधा उनसे बात करने लगता है और वो बताने लगता था कि मेरे भीतर क्या है, मेरे गुण क्या है, मेरा धर्म क्या है, मैं किस तरह से लोगों को ठीक कर सकता हूँ। तो ये विद्याएं भी थी हमारे पास, माने इस तरह का ज्ञान हमारे पास था। अब आप लोक में चले जाएंगे तो लोक में बैठेंगे तो आप उनकी कहावतें सुनते रहिए आप, चैत्य गुड़ बैसाख है तेल, ये 12 महीने की जो खान पान की पद्धति है वो उसमें आप देखिए कि कितनी व्यवस्था की गई है। याद है ये तो किसी को? जी हाँ ये सुनाइए, आपकी प्रोफेसर सुनाइए। चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे लठा अषाढ़े बेल, सावन साग भादो मही, कुआर करेला काकर दही, अगहन जीरे पूसे धना, माघ मसूरे फागुन चना। इतनी चीजें कहो सही, मर होने पे पर हो सही। ये देखिए ये ज्ञान कहाँ का ज्ञान है? ये लोक आधारित ज्ञान है। हमने जिसको ग्रामीण समझ लिया, गंवार समझ लिया, जिसको कहा ये इसको कुछ नहीं आता, उसे सब कुछ आता है। उसने देखिए क्या बढ़िया बात कह दी कि वेद में, ये ना खाओ, आषाढ़ में ये ना खाओ, सावन में ये ना खाओ, भादों में ये ना खाओ। अब भट्टरी कौन बड़ा भारी ज्ञानवान था, लेकिन भट्टरी ने ऐसी कहावतें लिख दी कि आपको लगेगा कि अरे अंडा ले चींटी चढ़े, चिड़ी नहावे दूध, और आगे क्या है, चाहे भट्टरी वर्षा हो भरपूर अगर चींटी अंडा लेकर के चलने लगे और चिड़िया धूल में नहाने लगे तो समझ लो कि बस वर्षा आने वाली। ये जो ज्ञान था, ये ज्ञान हमारे लोक के पास था, हजारों वर्ष पूर्व ज्ञान था ये लोक का। इस लोक के ज्ञान को हम भूलते जा रहे हैं। ये आयोजन जो किए जा रहे हैं, ये आयोजन इसीलिए किए जा रहे हैं कि आप कुछ पीछे भी छूटे। कहा ये डॉक्टर है कि एलोपैथिक दवाइयाँ हमारे शरीर में कहीं ना कहीं और बीमारियां भी पैदा करती हैं, लेकिन अगर आयुर्वेदिक दवाई आप लोगे, जड़ी बूटी वाली दवाई लोगे तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने देश की पद्धतियों की ओर लौटें। देसी पद्धतियों से इलाज, देसी पद्धति। अब आपने अभी आ रहा है कि मोटा खाओ मोटा पहनो। ये मोटा खाना क्या है? मोटा अनाज खाओ। मोटा अनाज खाओगे तो प्रसन्न रहोगे, स्वस्थ रहोगे। तो वही खाया जाता। हाँ पहले वही तो कह रहे, वही खाया जाता था, पहले वही अनाज खाया जाता था। इस अनाज को आप खाओगे तो बीमारियों से भी बचोगे और शरीर भी संतुलित रहेगा और सुंदर लगोगे। तो मोटा अनाज खाना शुरू करो, मोटा अनाज उत्पन्न करो, मोटे अनाज की खेती करना शुरू करो। अगर मोटा खाओगे तो बहुत शरीर स्वस्थ हो जाएगा। मोटा पहनोगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मोटा पहनने का मतलब है देसी कपड़ों को पहनोगे, खादी को पहनोगे, सूती वस्त्रों को पहनोगे तो सुखी रहोगे, क्योंकि वो तो एयर कंडीशन होती है। ये सब एयर कंडीशन में नहीं होती, लेकिन खादी एयर कंडीशन होती है। खादी अकेली पहनो गर्मी में ठंड माने ठंडक लगेगी, ठंड में पहनोगे तो गर्मी लगेगी। ये स्वभाव अपने देश का स्वभाव है। हमने कपड़ा बनना सिखाया आदमी को, कैसे बुना जाता है, धीरे धीरे उस बुनते हुए को मशीनों के रूप में ढालना किया शुरू। तो ये जो ज्ञान की परंपरा थी, इस ज्ञान की परंपरा को हमें फिर से भारतीय संदर्भों में जीवित करना है और ये परचम हमें बाहर तक फैलाना है। अब लोग आकर्षित होने लगे, जैसे योग के लिए कितने लोग आकर्षित योग के कई देशों में चल रहे हैं। हमारे खान पान के लिए भी जो विदेशी लोग सराहना कर रहे हैं। कालांतर में जो हमने ये विदेशी पहनावापन स्वीकार कर लिया है, कालांतर में देखना कि विदेशी लोग धोती कुर्ता पहनने लगे, तब फिर हम लौट आएंगे उसी धोती कुर्ता के ऊपर, क्योंकि ये तो जलवायु और भूमि के आधार पर हमने पोशाक निर्धारित की, हमने तो ये गलत पहन लिया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये लौट के आएंगी, इसके लिए हमें तैयारी करना है।
ज्ञान को भी हमें जानना है, इस ज्ञान से भी परिचित होना है। आप लोगों ने मुझे शांतिपूर्वक सुना। महाविद्यालय के प्राचार्य, महाविद्यालय के हिंदी विभाग के ये जो त्रिमूर्ति बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आप सब मुझे सुनने के लिए यहाँ आए। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा मंगल आशीष मेरे प्रिय छात्र छात्राओं को कि वो जीवन में सदैव समृद्ध होते रहें, ज्ञान की परंपरा के विकास में अपना सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विद्यार्थी अगर किसी तरह का प्रश्न पूछना चाहते हो तो वो सादर आपसे मन में कोई जिज्ञासा आपके आ रही हो तो संक्षिप्त में आप जल्दी से पूछ सकते हैं। और हमने आपको कहा था कि कॉपी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए और आप नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि 30 तारीख को आपसे पूछा जाएगा कि आपने जितने भी व्याख्यान सुने हैं, किस व्याख्यान में आपने क्या पाया, क्या सीखा। ठीक है, तो आपके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए और आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि इन 10 दिनों में भारतीय ज्ञान परंपरा से लेकर बहुत सारे विषयों की जानकारी आपको दी जाएगी। और मैं अब राणा कुमुंजर जी से कहूंगी कि सर का माल्यार्पण कर, माला तो रखी रहेगी सर। और सम्मान करेंगे। मैं जब अपनी कक्षा में फर्स्ट ईयर को लेने जाता था तो फर्स्ट ईयर के छात्रों से कहता था कि तुम लोग हायर सेकेंडरी से आए हो और अभी तक आपकी जीवन पद्धति भिन्न थी, लेकिन अब कॉलेज में आए हो तो 2 बातें करना। एक तो प्रश्न, आप ये समझिए कि प्रश्न 2 लोगों के मन में नहीं उठते। पहला वो जो परम ज्ञानी होता है उसको प्रश्न से कोई मतलब ही नहीं, तो सब कुछ जानता है इसलिए वो परम ज्ञानी है। दूसरा वो जो परम मूर्ख होता है, जिसे कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, उसके मन में प्रश्न नहीं उठेंगे। लेकिन आप इन दोनों में से कोई नहीं हो, न आप परम ज्ञानी हो न आप परम मूर्ख हो, आप दोनों के बीच के हो। इसलिए आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए। मैडम कह रही थी कि नोट करो, अगर नोट करते जाते हो और ध्यान देते जाते तो कोई ना कोई प्रश्न उदित हो जाता है। इसलिए अगले बार से आप लोग नोट करिए और उस पर थोड़ा सा मनन भी करते चलिए। वहीं से बता दो। वहीं से सर जो आपने भी सर बोला कि जो खादी है सर, इन चीज़ों के लिए सर फिर से बढ़ावा देना चाहिए और धोती कुर्ता जो सब चीज़ है सर, इनके लिए फिर से अपनाना चाहिए सर। तो सर जो अभी वर्तमान में सर जो परिवेश है सर, ऐसे में सर जो नई जो युवा पीढ़ी है वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपना रही है। हो गया? हाँ नहीं सर बोल रहे हैं सर, तो क्या कारण है कि सर इसको अपना रहे हैं हम लोग, इसके लिए कैसे सुधारा जा सकता है? हुआ क्या है बेटा कि हमारे साथ एक ये स्थिति रही कि जब यहाँ वो नाम था उसका जो शिक्षा शास्त्री था मैकाले आया था, तो मैकाले ने खूब घूमा हिंदुस्तान में और उसने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी कि माँ यहाँ आ तो गया हूँ मैं, लेकिन मैं बहुत कष्ट में हूँ। बोली यहाँ मैं देखता हूँ सोना पड़ा रहता है, रास्ते में कोई उठाता नहीं। यहाँ मैं देखता हूँ कि यहाँ सच्चरित्र लोग हैं, यहाँ इनके भीतर कोई सेंध नहीं लग सकती, इसलिए इस देश को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इस देश के जीवन मूल्यों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मैं थक चुकूंगा
लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कुछ वर्षों बाद उसने फिर अपनी माँ को पत्र लिखा। उसने कहा मैंने एक ऐसी शिक्षा पद्धति यहाँ प्रारंभ कर दी है जो मैं पिछले पत्र में लिखा था उसको निरस्त करता हूँ। अब यहाँ का आदमी रहेगा तो हिंदुस्तान में, लेकिन बन जाएगा वो अंग्रेज, और यहाँ की सारी संस्कृति परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए बेटा हम जिस रास्ते पर चल निकले थे वो रास्ता यही है जो हम और आप अपना रहे हैं। अन्यथा मैंने बात आपसे ये की कि हर जगह की जो वेशभूषा है, खान पान है, भाषा है, वो प्रकृति के आधार पर, जलवायु के आधार पर निर्धारित की गई। अब अंग्रेज अगर चम्मच से खाता था तो उसका अर्थ ये था कि उसको हाथ निकालने की भी फुर्सत नहीं, इतनी ठंड पड़ती है वहाँ, इतनी ठंड पड़ती है कि वो उसे चम्मच से खाना पड़ता। ये जो कुछ पहनते हैं हम लोग, ये ठंडे प्रदेशों की चीजें हैं, इसलिए ये ठंड के कारण हमारे यहाँ अंग्रेज आए, उनका देखा दिखा हमने किया। और एक अंग्रेज अफसर था कलकत्ता में, और जब अंग्रेजी का शिक्षा शुरू हुई तो उसने की थी कि क्लर्क बन जाए, लिपिक बन जाए। उनकी जरूरत थी, अधिकारियों की जरूरत नहीं थी, उनका अधिकारी तो अंग्रेज ही बनते थे। तो जब एक हिंदुस्तानी आदमी लिपिक बन के पहली बार गया तो बढ़िया पाउडर लगा करके मुँह में मिठाई करके आया, तो उसने उसको देखा और उसने उससे कहा ये देखो बैबू बैठा हुआ है। बैबू का अर्थ होता है बंदर, अंग्रेजी में बैबू का अर्थ है बंदर। उसने कहा देखो ये बंदर बन के आ गया। वो बैबू शब्द धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते बैबू से बाबू हो गया। तो हम लोग बाबू संस्कृति में जी रहे हैं। महत्व तो हम स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ें तो पता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा कि हमारे कहने से तुमने प्रश्न किया। अब अगले वक्ताओं से जरूर प्रश्न करना। बहुत धन्यवाद सर। और जो बातें सर ने बताई हैं वास्तव में हमें बहुत गंभीरता से सोचने की उन पर जरूरत है, और गंभीरता से हम तभी सोच पाएंगे जब हम पढ़ेंगे। अब आप सभी एक बार लॉर्ड मैकाले का वो पत्र निकालिए, इंटरनेट पे आज सब चीज़ें मौजूद हैं, ये सुविधा है, और उसको पढ़िए तो आपको वास्तव में समझ में आएगा कि हम लोग क्या थे और क्या हो गए। ये हमारा जो अस्तित्व है ना, ये अस्तित्व बदल गया है। क्यों बदल गया है? क्योंकि जो है हम 200 साल तक गुलाम रहे और हमने एक ऐसे शासन के अंदर काम किया जो बहुत धूर्त और बहुत चालाक बांटने वाला था। वो सत्ता जो थी वो ऐसी थी कि वो अगर राज न कर पाए तो वो बांट देते थे लोगों को। तो उन्होंने जातियों को बांट दिया, उन्होंने संप्रदायों को बांट दिया, उन्होंने आपकी अस्मिता को बांट दिया। तो हमें सोचना होगा, और सर ने जितनी भी बातें बताई हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें हम सबके बीच कही। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कर्म कौशल जो है उस कर्म कौशल को महत्व दिया जाता था। अब हम कर्म नहीं करते हैं, हम कर्म के नाम पे छलावा करते हैं और कर्म करने से बचते हैं। आप विद्यार्थी हैं, आपका कर्म क्या है? कर्तव्य प्रथम सर्वोपरि कर्तव्य पढ़ना है तो पढ़िए। और ऐसे ही हमारी जो अब आप एक उदाहरण तो आपके सामने ही है, स्वामी रामदेव ने पूरी दुनिया में योग को खड़ा कर दिया दोबारा से। उसमें बहुत महत्वपूर्ण श्रेय आचार्य रामदेव का। और आप देख रहे हैं पूरे भारत में उनका जो है कितने सारे उत्पाद उन्होंने देसी उत्पाद लाके यहाँ पे भारत में फिर से उनको पुनर्जीवित कर दिया। और योग आप देख रहे हैं, योग को आज एक बेहतर स्थान जो है एलोपैथी की जगह पे उनको दिया जाने लगा है। और एक से एक सेलिब्रिटी, और अमेरिका ने तो उसका बिजनेस बना लिया है। अमेरिका के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संस्थान चलाते हैं अन्य अन्य देशों में, और यहाँ वहाँ नौकरी करने बन जाते हैं भारत के योग शिक्षक। तो जो बातें हमने सुनी हैं, हमें ये जो आप जिस भी क्लास में हैं
उस क्लास को जब पूर्ण करेंगे तो आप ज्ञान का स्नान कर लें। ऐसा जो स्नातक है वो परा स्नातक है। दोबारा से फिर जो है पंचगव्य से स्नान करने के बाद जब आप स्नान करेंगे परा स्नातक हो जाएंगे। तो ज्ञान का स्नान करके आप जो है तरोताजा हों और आत्मा को पवित्र करें, जैसा सर ने बताया।